Brought to you by Infinix. Brought to you by Infinix. तख्ता पलट, जिसे अंग्रेजी में कू कहते हैं, क्या मायने हैं इसके? पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसकी अलग अलग परिभाषा देते हैं। मोटा माटी ये समझ लीजिए, जब किसी देश की सरकार सेना, बागी ग्रुप या किसी आंदोलन के तहत बलपूर्वक गिरा दी जाती है, उसे तख्ता पलट कहते हैं। हर तख्ता पलट के पीछे एक तानाशाह होता है और हर तानाशाह कहता है तख्ता पलट तो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए किया गया है, आप टेंशन मत लीजिए, जल्द ही देश में फेयर इलेक्शन करवाए जाएंगे। म्यांमार में भी एक ऐसा ही तानाशाह हुआ था। साल 2021 में उसने भी यही बात दोहराई और म्यांमार को सेना के शासन में झोंक दिया। तब से लेकर आज तक म्यांमार में सेना का ही सिक्का चल रहा है। अपहरण, रेप, हत्याओं का सिलसिला जारी है। दिन दहाड़े लूटपाट की जा रही है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। हजारों लोगों का सेना ने कत्ल कर दिया है। यूएन और इंटरनेशनल एजेंसियां मजम्मत कर करके थक गई हैं, लेकिन सेना अपनी क्रूरता कम नहीं करती। इसी क्रूरता की एक झलकी 11 अप्रैल को देखने को मिली। इस दिन म्यांमार की मिलिट्री ने अपने ही नागरिकों पर हवाई हमला कर दिया। हमले में 100 लोगों के मारे जाने की खबर है। खबर ये भी कि ये बॉम्ब नाचते हुए बच्चों पर गिरा, इसमें बच्चों की मौत भी हुई है। तो आज हम जानेंगे म्यांमार में तख्ता पलट कैसे हुआ, अब तक यहाँ शांति क्यों नहीं आ पाई, और जानेंगे हालिया घटना के बारे में कि मारे गए 100 लोग कौन हैं और सेना ने उन पर हमला क्यों किया। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल खबरों का डेली बुलेटिन दुनियादारी। शुरुआत इतिहास से, लेकिन उसके पहले देश के बारे में मोटा माटी जानकारी ले लेते हैं। म्यांमार की आबादी लगभग 5 करोड़ है। ये भारत, चीन और थाईलैंड से सीमा साझा करता है। यहाँ बर्मा भाषा बोली जाती है। देश की ज़्यादातर आबादी बौद्ध धर्म को मानने वाली है। देश का झंडा आप सभी अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। म्यांमार का एक परिचय हम टीवी और अखबार में उस देश के रूप में भी पाते हैं जहाँ रोहिंग्या मुस्लिमों का नरसंहार किया गया था। म्यांमार को बर्मा नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं देश के इतिहास में। साल 1531 में यहाँ टोंगू वंश का राज आया। उसने देश का एकीकरण किया और इलाके का नाम पड़ा बर्मा। इसके पहले साल 1057 में यहाँ राजा अनावर्ता का राज हुआ करता था। साल 1880 के बाद से ब्रिटिश साम्राज्य ने पूरी दुनिया में अपने पैर तेजी से पसारने शुरू किए। बर्मा भी इसकी जद में आया साल 1885 से 1886 के बीच। अंग्रेज़ों ने लगभग 70 साल यहाँ अपनी हुकूमत चलाई। सन 47 में हमें आज़ादी मिली और ठीक 1 साल बाद बर्मा भी अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हो गया। यूनू देश के पहले प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। कट्टू साल 1962। इस साल म्यांमार की सत्ता सेना ने अपने हाथ में ले ली। 1 पार्टी सिस्टम लागू हुआ। सेना के जनरल नेविन ने लोकतांत्रिक सरकार को किनारे कर देश की कमान अपने हाथों में ले ली। सेना की खराब नीतियों के चलते इकॉनमी बिल्कुल चौपट हो चुकी थी। हालत वैसे ही खराब थी कि साल 1987 में देश में नोटबंदी कर दी गई। एक झटके में 80% बैंक नोट्स अवैध ठहरा दिए गए। म्यांमार में हुई नोटबंदी से हालात इतने खराब हुए कि लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। इस घटना से लोगों में गुस्सा भरता गया। यह गुस्सा फूटा 13 मार्च 1988 को। उस वक्त म्यांमार की राजधानी रंगून हुआ करती थी। रंगून में छात्र देश के हालात की चर्चा कर रहे थे। बेरोजगारी और खराब सरकारी नीतियों की आलोचना की जा रही थी। उनकी ये बातचीत कुछ सरकारी अधिकारियों ने सुन ली। उन्होंने छात्रों को टोका टाकी ने झगड़े का रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच खूब मार पिटाई हुई। इस झगड़े में मोंग फोन माओ नाम के एक छात्र की मृत्यु हो गई। छात्रों ने इसके विरोध में कैंपस में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सेना ने कैंपस में ताला लगवा दिया तो छात्र कैंपस से निकलकर सड़कों पर आ गए। सेना ने छात्रों के ऐसे ही एक प्रोटेस्ट के दौरान गोली चलवा दी, जिसमें 200 छात्रों की मौत हो गई। इससे देश की जनता नाराज हुई। स्टूडेंट मूवमेंट अब नेशनल लेवल का आंदोलन बन गया था। लोग पुलिस से चिढ़ने लगे। जहां भी वो पुलिस को देखते पीटना शुरू कर देते। देश में जैसे दंगा सा मच गया था। इसी सब के बीच साल 1988 में देश के तानाशाह जनरल नेविन को इस्तीफा देना पड़ा। अब सत्ता जनरल सिन लिवन के पास आई।
वो पुराने जनरल विन के खास माने जाते थे। जनरल सिंह ने भी सत्ता में आने के समय वही झूठ बोला था जो अक्सर तानाशाह बोलते हैं, वही झूठ जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था कि देश में जल्दी फेयर इलेक्शन कराए जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन देश की जनता ने इस बार तानाशाही खत्म करने की ठान ली थी। 1988 के बाद सत्ता बदली पर जनता चुप नहीं बैठी, उसने सड़कों पर अपनी मौजूदगी बनाई रखी। इसका फल साल 1991 में देखने को मिला। सेना ने चुनाव करवाने का ऐलान किया। उस समय नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी जन आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। उसने जनता के बीच अपनी पैठ भी बना ली थी। चुनाव में उसका जीतना लगभग तय था। 1991 के चुनाव में NLD की जीत हुई। आंग सान सू ची पार्टी की लीडर थी, लेकिन सेना ने चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और सूची को नजरबंद कर दिया। इसी साल एक बड़ी घटना हुई। सेना ने ऑपरेशन पीथाया लॉन्च किया। अंग्रेजी में इसे क्लीन एंड ब्यूटीफुल नेशन कहा गया। इस ऑपरेशन में रोहिंग्या मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा की गई। 2.5 लाख से अधिक रोहिंग्या लोग पलायन को मजबूर हुए, इनमें से ज़्यादातर अब भी बांग्लादेश में हैं। साल 2008 में सेना नया संविधान लेकर आई। इससे सेना को खूब ताकत मिल गई। जैसे लोकतांत्रिक सरकार के गठन के बाद भी रक्षा मंत्री की नियुक्ति सेना ही करेगी। उसके पास इंटीरियर मिनिस्ट्री माने कि गृह मंत्रालय और स्टेट सिक्योरिटी की बागडोर भी होगी। इसके अलावा संसद की 1/4 सीटों पर भी उसे आरक्षण मिलेगा ताकि उसकी मर्जी के बिना सरकार कोई फैसला ना ले सके। इन्हीं शर्तों के चलते सूची ने 2010 के चुनावों का बहिष्कार किया। सेना ने उन्हें मनाने की कोशिश की, सूची मान गई, लेकिन आगे जाकर फिर बात बिगड़ गई। इन्हीं सब नेगोशिएशंस के चलते 5 साल और बीत गए। फिर जाकर 2015 में देश में फ्री इलेक्शन हुए। NLD की जीत हुई। पार्टी ने 5 सालों तक शासन भी चलाया। आंग सान सू ची देश की मुखिया बनी। नवंबर 2020 में फिर एक बार इलेक्शन हुए। NLD का दोबारा जीतना सेना को रास नहीं आया। उसने सरकार के प्रतिनिधियों को जेल में बंद कर दिया, उनके ऊपर गंभीर मुकदमे लाद दिए गए। और फिर आया साल 2021। 1 फरवरी को म्यांमार में फिर वही अनहोनी हुई जिसकी आशंका साल 2015 में लोकतंत्र आने के बाद से ही जताई जा रही थी। सेना प्रमुख जनरल मिंग ऑन्ग लाइंग ने तख्ता पलट कर दिया और वही तारीखी जुमला दोहराया जो लगभग हर तानाशाह दोहराता है। देश के खस्ता हालात की वजह से ये फैसला लिया गया है, पर जल्द ही देश में फेयर इलेक्शन करवाए जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन तब से लेकर अब तक म्यांमार में ये तारीखी जुमले नहीं दोहराए गए, क्योंकि यहाँ ना चुनाव हुए ना लोकतंत्र की वापसी। तब से अब तक देश में सेना का ही सिक्का चल रहा है और अब तक ना जाने कितने हजारों लोग सेना की भेंट चढ़ चुके हैं। सेना विरोध के नाम पर किसी को भी जान से मार देती है। हालिया मामला 11 अप्रैल को सामने आया। इसमें अब तक कुल 100 लोगों के मारे जाने की खबर है। पूरी घटना विस्तार से हम आपको बताते हैं। सागैंग प्रांत के कनबालू टाउनशिप में गांव पड़ता है पजीगी नाम का। म्यांमार की सेना के मुताबिक यहाँ सैन्य सरकार के विरोध में एक समारोह रखा गया था। इस समारोह में विद्रोही ग्रुप के ऑफिस का उद्घाटन होना था। इसके लिए यहाँ कई लोग जमा थे। सुबह के 7:45 पर सेना के लड़ाकू विमान आसमान में मंडराने लगे। विमान से उस समारोह में हमला किया गया। ठीक 5 मिनट बाद वहाँ 2 रॉकेट और दागे गए, साथ में मशीन गन से भी हमला किया गया। हमले में बचे लोगों ने BBC को बताया कि उन्होंने अभी तक कम से कम 80 शव निकाले हैं। आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। इसके तहत कई मीडिया हाउसेस ने मृतकों की संख्या 100 के पार होने का दावा किया है। सैन्य सरकार के प्रवक्ता जनरल जॉ मिंटन ने हवाई हमले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पाजीगी नाम के गांव में इसलिए हमले किए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ रह रहे लोगों ने सैन्य शासन के खिलाफ अपने विरोध की शुरुआत के लिए एक समारोह का आयोजन किया था। हमले पर UN की भी प्रतिक्रिया सामने आई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने बताया कि वो इस हवाई हमले की सूचना से भयभीत हैं। वो कहते हैं ऐसा लग रहा है कि वहाँ डांस कर रहे स्कूली बच्चे और कई अन्य नागरिक हमले का शिकार हुए हैं। सेना के इसी तरह के हमलों में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। लोग देश में लोकतंत्र की वापसी के लिए अड़े हुए हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। सेना इन्हें अपने खिलाफ साजिश बताती और उन्हें मार देती है। ऐसा ही एक हमला मार्च 2021 में हुआ था। सेना को सत्ता छीने 2 महीने भी नहीं हुए थे। म्यांमार में आर्म्ड फोर्सेस डे मनाया जा रहा था। उस दिन म्यांमार ने साल 1945 में जापान की सेना को शिकस्त दी थी। उसी की याद में आयोजन हुआ। सरकार को अंदेशा था कि लोग इसकी आड़ में सेना के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। ठीक वैसा ही हुआ भी। लोग सड़कों पर आए, हाथों में तख्ती लेकर, मुट्ठी भींचे, नारे लगाते हुए। नारों की आवाज़ सेना के कान तक पहुंची। बस फिर क्या था, खूनी सिलसिला शुरू हुआ। कई जगह गोलाबारी की घटनाएं सामने आई। कुल 114 लोगों की जान इन हमलों में गई।
सेना को म्यांमार की सत्ता में काबिज हुए 2 साल से ज़्यादा समय हो गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस दौरान 17,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 13,000 के करीब अभी भी जेलों में सड़ रहे हैं। 5 जनवरी 2023 को सेना ने करीब 7,000 लोगों की रिहाई की थी। इसमें कई पॉलिटिकल प्रिजनर्स भी शामिल थे। सेना के हमलों में अब तक 3,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं यूएन दावा करता है कि 15 लाख लोग सेना की वजह से घरों से भागने के लिए मजबूर हुए हैं। ये तो हुई म्यांमार, उसके तख्ता पलट, सेना की हिंसा और वहां मारे जाने वाले लोगों की कहानी। पर म्यांमार में हो रही इस बर्बरता का भारत से क्या संबंध है, अब वो भी जान लेते हैं। म्यांमार के साथ भारत की तकरीबन 1600 किलोमीटर लंबी सीमा मिलती है। इसमें से 510 किलोमीटर की लंबाई मिजोरम में है। सीमावर्ती इलाकों में चिन समुदाय की बड़ी आबादी रहती है। लोग म्यांमार में हिंसा के बाद शरण के लिए सीमा पार कर मिजोरम आ गए थे। मिजोरम की राजधानी आइजोल में ही चिन समुदाय के 3,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। मिजोरम के कई संगठन म्यांमार में तख्ता पलट का विरोध करते हुए लोकतंत्र बहाल करने की मांग कर चुके हैं। चिन समुदाय के लोगों की कानूनी स्थिति साफ नहीं है। इनको फिलहाल शरणार्थी का दर्जा नहीं मिला है। सीमा पर भारत और म्यांमार की सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच तालमेल के कई उदाहरण मिलते हैं। पूर्वोत्तर के कई उग्रवादी गुटों के नेता एक वक्त म्यांमार के जंगलों में छिप जाया करते थे, क्योंकि पूरी सीमा पर बाड़बंदी नहीं हो पाई है। लेकिन बीते कुछ सालों में ये कम हुआ है, क्योंकि म्यांमार की सेना के साथ भारत की सेना ने भी म्यांमार के भीतर उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन किए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण थी 2015 की सर्जिकल स्ट्राइक। इसी तरह म्यांमार की सेना जिन गुटों को लेकर चिंतित है, उनके खिलाफ कार्रवाई में भारत से औपचारिक अनौपचारिक सहयोग मिलता रहता है। वैसे जनवरी 2023 में कई विदेशी मीडिया में खबर छपी कि म्यांमार सेना के हमलों के दौरान एक बम तियाऊ नदी पर गिरा, जो भारत से सटी सीमा के भीतर है। इस हमले में एक ट्रक को नुकसान पहुंचने की भी खबर आई थी। हालांकि भारत ने इस खबर का खंडन किया था। तो आज हमने म्यांमार में हो रही सेना की बर्बरता पर बात की। म्यांमार और भारत के सीमा साझा करने से क्या समस्या आ रही है, इस पर भी चर्चा की। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इस उम्मीद के साथ। विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।